स्क्रीन विजिबल एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। ठीक है, कोई वीडियो पे नहीं दिख रहा है, कोई ऑडियो पे भी नहीं आ रहा है। हाँ, अक्षत दिख रहा है, टंडन सर दिख रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, प्रधान सर तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया था कि 34 में क्या क्या है हमारे पास सीखने के लिए, राइट? 34 में हमने कॉमन इंटेंशन देखा था, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड टॉपिक्स इन द इंडियन पीनल कोड। क्योंकि इंटेंशन को हमारे इंडियन पीनल कोड में कहीं पे अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। 34 एक ऐसी जगह है जो इंटेंशन वगैरह के साथ स्पेसिफिकली डील करती है और बताती है कि अगर कुछ लोग एक साथ एक क्राइम करते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा कुछ ना कुछ अलग से करे। अगर आपकी कॉमन इंटेंशन है, यू ऑल हैव द नॉलेज दैट हम सब लोग ये काम करने वाले हैं, तो हमें सेम चीज की सजा मिलती है। दैट्स व्हाट 34 इज सेइंग, कि सब लोगों को ऐसे सजा मिलेगी जैसे सबने अपने आप खुद वो क्राइम किया है। नाउ दिस सेशन इज प्रॉपर स्टोरी टेलिंग। अभी जो हमने महबूब शाह पे हम पिछली बार रुके थे, जिसे हमने सिर्फ 2 लाइन में देखा था, आज हम देखते हैं कि उसके अंदर थोड़ा लेंथ में जाके देखेंगे कि क्या क्या बोला गया था और क्या क्या कहानी थी। कई बार हम महबूब शाह सुनते तो हैं एग्जाम वगैरह के लिए और इधर उधर, बट वी डोंट रीड दी जजमेंट। तो एक बार इस पे क्लैरिटी आ जाएगी तो हमें समझ आ जाएगा कि कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा था। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द कहानी नाउ। यू ऑल नीड टू पे अटेंशन टू द स्क्रीन सो दैट इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो समझ आ जाए, बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे सिमिलर सिमिलर से नाम है सब लोगों के। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा है कि स्टोरी शुरू होती है ऑन द डे ऑफ 25th August 1943। 25th August 1943। अब इस दिन सुबह सुबह सनराइज हुआ और कुछ लोग एक नदी पे जिसका नाम है इंडस, उस नदी पे अपनी बोट लेके निकले। एंड किस चीज के लिए निकले? दे वेंट फॉर कटिंग आउट सम रीड्स। रीड्स होती है वो लंबी लंबी घासें जो उगी हुई होती है ना वेटलैंड्स में, उसको कलेक्ट करने के लिए गए। रीड्स बेसिकली ये यूज होती है, कभी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में यूज होती हैं, या वो बोलते हैं ना थैचिंग वगैरह एंड ऑल दैट, वो सारी चीजों में यूज होती है एज रेजोनेटर्स या और बहुत सारी चीजों में यूज हो जाता है इनका। सो रीड्स कलेक्ट करने के लिए ये लोग जा रहे होते हैं। नाउ व्हेन दे आर गोइंग, तो इधर एक दूसरी पार्टी है। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं सबके, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ बेसिक कहानी क्या है। ये एक पार्टी थी और ये एक पार्टी है। ये पार्टी का एक इंसान यहाँ पे नहा रहा होता है, नदी किनारे नहा रहा होता है। तो वो इन लोगों को आवाज लगाता है कि ओए, ऊपर जा रहे हो, जो करना होगा अपने खेत में करना, जो हमारा पार्ट है खेत का उस खेत पे हाथ मत लगाना, हमारे यहाँ से रीड्स मत लेना। तो ये लोग इसको इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं कि चलो बोलता रहता है तो कोई बात नहीं। अब जब ये लोग ऊपर से वापस आ रहे होते हैं, यहाँ से वापस आ रहे होते हैं, रोप से अपनी बोट वगैरह वापस खिंचवा रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसी पार्टी का एक आदमी और खड़ा होता है। जो पहले नहा रहा था वो नहीं, दूसरा आदमी एक खड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसी का भांजा भतीजा। और वो इनको कहता है कि तुम लोगों को मना किया था, उसके बाद भी तुम ऊपर से रीड्स तोड़ के लाए हो। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे कुछ ऑल्टरकेशन हो जाती है। जब तक इनकी बोट यहाँ पे पहुंचती है तब तक थोड़ी सी ऑल्टरकेशन हो जाती है इनके बीच में। और ये जो इंसान है ना, वो एकदम से हमला करता है इनके ऊपर, एक छोटी सी स्टिक मारता है। अब उस स्टिक मारने की वजह से इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये वापस उठा के बंबू मारते हैं इसके सर पे। जब इसके बंबू पड़ता है तो ये चिल्लाता है, और जब ये चिल्लाता है तो पीछे से इसके 2 साथी आ जाते हैं एकदम से। और इन 2 साथियों के पास, दोनों के पास, एक के पास सिंगल बैरल गन और एक के पास डबल बैरल गन, इनके पास गन्स होती हैं। ठीक है, तो अब इस तरफ 3 आदमी खड़े हैं, एक ये 1, एक ये 2 और एक ये 3। और यहाँ पे इस पार्टी के बोट में से जो उतरे थे वो 2 लोग खड़े हैं, एक पार्टी 1 एंड एक पार्टी 2। ठीक है, तो अब इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, ये लोग गन्स लेके पहुंच गए। तो ये जो गन्स वाले हैं, जैसे इन लोगों की गन्स इन दोनों को दिखती हैं, ये लोग भागना शुरू करते हैं। और जैसे ये ऐसे भागना शुरू करते हैं, ये दोनों इनके सामने आते हैं, इधर इधर, और एक के ऊपर गोली चलाते हैं, उसको मार देते हैं, ही इज डेड। ठीक है, ये बंदा 1 किल्स बंदा 1, एंड जो अगला बंदा है वो दूसरे वाले के ऊपर गोली चलाता है और उसको इंजर कर देता है। ही इज नॉट डेड, ही इज जस्ट इंजर्ड। ठीक है, इतनी कहानी तो सबको समझ आ गई होगी, राइट? अब ये जो डेड हो गया ना, इसको जिसने मारा था वो तो एब्सकॉन्ड कर गया, वो तो भाग गया। बाकी जिसने आवाज लगाई थी हेल्प के लिए, उसने कुछ खास गुनाह किया नहीं है। जो नहा रहा था उसने भी कुछ खास गुनाह किया नहीं है, तो इन दोनों को तो छोड़ दिया गया। अब बेचारा फंस गया ये वाला, जिसने इंजर किया था, गोली मार के इंजर किया था। ठीक है, और दूसरी पार्टी जो है इसको फंसाना चाहती है मर्डर के लिए, जबकि इसने सिर्फ इंजरी करी है, मगर इसको फंसाया जा रहा है मर्डर के लिए। एंड किस तरह से फंसाया जा रहा है? बाय रीडिंग द होल ऑफेंस विद सेक्शन 34, राइट? 34 यही बोलता है कि अगर कॉमन इंटेंशन होगी
और एक अपराध हो जाता है तो आपने कुछ किया है या नहीं किया है, आप सब लोगों को इस तरह से सजा मिलेगी जैसे आपने इंडिविजुअली वो किया है। तो इसकी इंप्लीकेशन क्या है कि अगर 34 नहीं लगा तो इसको सिर्फ इंजरी के लिए माने ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश किया जाएगा, जो कि होता है सिर्फ 7 साल। मगर अगर 34 लगा तो इसको इस मर्डर के लिए सजा मिलेगी, विच विल बी लाइफ या डेथ। तो इतनी बड़ी इंप्लीकेशन हो गई। अब यहीं पे सारी की सारी लड़ाई हो रही है और यहीं पे कोर्ट बता रही है कि अब क्या होना है और कैसे होना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक योर गेसेस कि इसको क्या मिलना चाहिए। शुड ही बी कन्विक्टेड फॉर द मर्डर और शुड ही नॉट बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर बट ओनली फॉर ग्रीवियस हर्ट दैट ही कॉज्ड? क्या मिलना चाहिए क्विकली? मर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? जो भी समझ आया अभी तक उस बेसिस पे बोल दो, यस या नो। चलो मिस्टर Yes. हर्ष प्लीज नो। यस। ठीक है, टंडन सर कहते हैं यस मिलेगा। एनीबडी एल्स विद यस और नो? एनीबडी एल्स विद यस और नो? चलो ठीक है। अब इसमें दिया तो नहीं गया, मर्डर के लिए बंदे को कन्विक्ट नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं किया गया, क्या कोर्ट ने बोला क्या नहीं बोला, उस पूरी कहानी पे अब हम डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है इस कहानी के अंदर। ठीक है, सो दिस इज महबूब शाह, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। क्योंकि 1946 से पहले की बात हो रही है तो इसको एम्परर की तरह एड्रेस किया जाता था। ठीक है, अच्छा ये वन वैसे, ऑब्जर्वेशन है, हाँ जी बोलूं कि वो फैक्ट्स क्या निकलेंगे वो बात अलग है। थोड़ा सा मैं इसलिए मैंने यस बोला इसमें कि गोली तो उसने मारने के लिए चलाई ना, वो इंजर हुआ नहीं मरा, वो बात वो सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस होगा ना सर। उसने गोली अगर वाइटल ऑर्गन पे चलाई होती, वाज टू कॉज दैट। इंटेंशन कैसे पता चलती है? इंटेंशन इसी से ही तो पता चलती है ना कि देखो आपने उसे इंजर किया, अगर आपको मारना ही होता तो 2 गोली मार देता, वो कौन सा भाग रहा था। अगर इंटेंशन डेथ की होती तो 2 गोली मार देता, 3 मार देता, सर पे मार देता, जाके और पीटता उसे, तो वो तो डेथ में नहीं आता फिर, है ना। चलो, जिस बंदे ने दूसरे ने मारा उसने डायरेक्ट ऐसे मारा कि बंदे की खोपड़ी उड़ा दी, तो वो तो डेथ हो गया, वो तो दिख रहा है इंटेंशन टू डेथ, उसको डेथ दे रहे हैं। मगर इसने तो सिर्फ इंजर किया, इसको आप डेथ प्रिज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। सो महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि ये हमें कहां से पता चलता है कि हम जब स्टेट के खिलाफ कोई केस वगैरह करते हैं तो कैसे नाम लिखा जाएगा? यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये कहां पे दिया हुआ है? एनी आइडिया? नो आइडिया, नोबडी? चलो, एक तो आर्टिकल 300 है कॉन्स्टिट्यूशन का, चेक करो। और सीपीसी में कौन सा सेक्शन है? 79 या 80? सेवेंटी नाइन। सो 79 ऑफ सीपीसी एंड आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमें वो बताता है कि आप यूनियन ऑफ इंडिया लिखोगे या स्टेट लिखोगे या कैसे लिखोगे। ठीक है, चलो। सो महबूब शाह वर्सेस एम्परर, डिसीजन का डेट है 31 जनवरी 1945। इसमें जो बेंच बैठा था उसमें थे जस्टिस एम नायर, जस्टिस थैंकरटन, अंग्रेज जजेस बैठते थे क्योंकि पहले का टाइम है ये, एंड देन जस्टिस ब्यूमॉन्ट। ये प्रीवी काउंसिल की बेंच थी। ठीक है, और इसके ऑथर हमारे जस्टिस नायर थे, ही वॉज द ऑथर। कई बार एग्जाम वगैरह में आ जाता है जुडिशरी वाले बच्चों के या कहीं कि महबूब शाह किसने लिखी है जजमेंट एंड कौन कौन थे बेंच में। ठीक है, तो स्टोरी जैसे कि मैंने बताया, इट स्टार्टेड ऑन 25 अगस्त 1943 एंड सुबह सुबह सनराइज का टाइम है, 6-1 बजे के आसपास। पहली पार्टी अलादाद, इन लोगों के नाम वगैरह पे ध्यान देना नहीं तो आप कहानी भूल जाओगे। पहली पार्टी है अलादाद एंड दूसरी पार्टी है हमीदुल्ला, उसी के साथ सॉरी उसी का दोस्त, उसी की पार्टी में जो कंपेनियन है वो है हमीदुल्ला। सो अलादाद एंड हमीदुल्ला ये वो हैं जो बोट में बैठ के गए थे रीड्स कलेक्ट करने, जिनको बाद में मारा गया। ठीक है, और जो दूसरी पार्टी है उसके अंदर आपको दिखेंगे सबसे पहले मोहम्मद शाह, मोहम्मद हुसैन शाह। ये वो थे जो नहा रहे थे। ठीक है, ये बूढ़े हैं, सब में से एल्डेस्ट यही है,
मोहम्मद हुसैन शाह, जो नहा रहे थे, ठीक है। फिर इनका बेटा है वली शाह। वली शाह वो है जिसने गोली मार के अलादाद की हत्या कर दी थी। वली शाह ने गोली मार के अलादाद की हत्या कर दी थी, जो मर गया था, ठीक है। सो पहले हमारे मोहम्मद हुसैन शाह हो गए, उनका बेटा हो गया वली शाह, ठीक है। फिर उनके नेफ्यू गुलाम शाह, गुलाम शाह, ठीक है। ये गुलाम शाह को एक्विट कर दिया गया था। ही वॉज द वन हु कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। ये हेल्प के लिए चिल्लाया था, इसी ने इन लोगों को रोका था कि कहां से आ रहे हो, मेरे को ये बंडल वगैरह दे दो, मेरी नदी से, मेरे जगह से क्यों तोड़ के लाए हो, ठीक है। ये था गुलाम शाह, ठीक है। एंड जो इसमें आखिरी इंसान है वो है महबूब शाह। एंड महबूब शाह इज द वन जो यहाँ पे अब स्पॉटलाइट में है, जिसके ऊपर ये सारी सारी कहानी हो रही है। ये सोचा जा रहा है कि इसको हम सजा दें या ना दें। ही इज द वन हु इंजर्ड हमीदुल्लाह, ठीक है। पार्टियां समझ आ गई सबको, ठीक है। अब जो ऊपर हमने वो चित्रकारी करी थी उसके अंदर देखते हैं कौन कौन है, ठीक है। यहां से हमारी पार्टियां शुरू हुई थी बोट में। इसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ था? अलादाद, अलादाद प्लस हमीदुल्लाह, ठीक है। अलादाद वही है जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनको मार दिया गया। और हमीदुल्लाह वाज द वन हु वाज इंजर्ड। ये फर्स्ट पार्टी के लोग हो गए। और इस तरफ जो नहा रहे थे इस टाइम पे, जिन्होंने इनको वार्निंग दी थी, वार्निंग देने वाले कौन थे? मोहम्मद हुसैन शाह, एमएच शाह, ठीक है। फिर जब ये लोग वापस आ रहे थे तो यहाँ पे एक आदमी ने इनसे पूछताछ करी थी कि भाई किसकी लैंड से क्या लेके आए हो, सामान वापस करो। ये था गुलाम कासिम शाह, गुलाम कासिम शाह। ही वॉज द वन हु कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। क्यों? क्योंकि जब इसने बोला और इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, तो इसने एक छोटी सी स्टिक से मारा अलादाद को। अलादाद बच गया, उससे कुछ ज्यादा हुआ नहीं। तो अलादाद ने पीछे से लड़ी उठाई, लड़ी, LARI, लड़ी या लारी जो भी बोलते होंगे। दिस इज द बैम्बू स्टिक जिससे ये लोग बोट को रो करते हैं, धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसने उठा के बैम्बू मारा अलादाद ने वापस गुलाम कासिम को, और गुलाम कासिम को लगी चोट। तो गुलाम कासिम एकदम से चिल्लाया कि भाइयों बचाने आओ मेरे को, ठीक है। और जब इसने बुलाया तो कौन कौन आया? पहला तो आया पार्टी वन, ये जो बंदूक लेके आए ना, पहला तो आया पार्टी वन। पहला था वली शाह, ठीक है। वली शाह वही है जिसने अलादाद, अलादाद की बलि चढ़ाई है, ठीक है। अलादाद को मारा इसने और अलादाद खत्म हो गया। और दूसरा आदमी कौन आया गन के साथ? वो था महबूब शाह, महबूब शाह। और इसने किसको मारा? इसने मारा था हमीदुल्लाह को। एंड हमीदुल्लाह को इंजरी हुई थी, ही डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ हिज शॉट। बाद में जाके शायद ही मर भी गया था, मगर उस टाइम पे ही वॉज ओनली इंजर्ड जब केस वगैरह चालू हुआ। अभी सबको फिर से क्लियर हो गया सब कुछ। पार्टीज इसमें मत भूलना, नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, फिर हम इंटरेस्ट ही नहीं ले पाते केस के अंदर। सो एक पार्टी जो मरने वाली पार्टी है वो है अलादाद, जो अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी बलि किसने चढ़ाई? वली शाह ने। इस तरह से याद रख सकते हो। और फिर उसके बाद हमीदुल्लाह, अगली पार्टी जो बची वो इंजर हुई थी सिर्फ। एंड महबूब शाह दूसरी तरफ, जिसने इसके ऊपर गोली चलाई थी और इसको इंजर कर दिया था, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि इनमें से ना 3 पार्टियां तो गायब हो चुकी हैं। पहला जो है मोहम्मद शाह, ये जो बुड्ढे बाबा थे, ये तो सिर्फ नहा रहे थे, इनका तो इनके साथ कुछ हुआ नहीं। इनके ऊपर ट्राई किया गया कि अबेटमेंट का चार्ज लगाया जाए, कि इन्होंने ही अबेट किया था इन तीनों को कि जाओ और मारो, मगर वो अबेटमेंट का चार्ज सस्टेन कर नहीं पाए क्योंकि खास कुछ था नहीं। उसके बाद था हमारा ये गुलाम शाह, गुलाम कासिम, इसका जो नेफ्यू था। अब गुलाम कासिम ने तो सिर्फ हेल्प के लिए आवाज लगाई थी, ये लोग प्रूव कर नहीं पाए कि इनके बीच में भी कोई प्री मेडिटेशन थी या कुछ ऐसा था, कोई प्लान था, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी वगैरह कुछ चल रहा था। तो गुलाम शाह को भी छोड़ दिया गया। तो मोहम्मद शाह और गुलाम शाह तो वैसे ही बच गए। और पुलिस पीछे पड़ी हुई थी वली शाह और महबूब शाह के। वली शाह भाई एब्सकॉन्ड कर गया, वो आज तक नहीं मिला। वली शाह निकल लिया, मिला नहीं, ठीक है। इसके खिलाफ मुकदमा चलता रहा, उसको सजा सुनाई गई, सब कुछ हुआ, डेथ सेंटेंस सुनाया गया, मगर वो मिला नहीं था, ठीक है। और एक बंदे की एब्सेंस में एविडेंस देने के लिए कौन सा प्रोविजन है सीआरपीसी में? अगर एक आदमी प्रेजेंट ना हो, उसकी एब्सेंस में एविडेंस वगैरह लाना
All that is given in which section of CRPC? 299 if I'm not wrong. Check करें. 298 and 299 check करें. Right? So 299 says record of evidence in absence of the accused. इसमें क्या बोलता है वो? If it is proved that an accused person has absconded, वही हो रहा है ना यहाँ पे, वली शाह ने abscond कर लिया. तो if you have proved that he has absconded and there is no immediate prospect of arresting him, अब कोई prospect है नहीं कि वो मिलेगा, the court competent to try such person for the offense complained of may, in his absence, examine the witness if any produced on behalf of the prosecution. तो आप prosecution के witnesses को examine कर सकते हो उसके against. In his absence, examine the witnesses produced on his behalf and record their depositions, and any deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him. उसको आप evidence की तरह use कर सकते हो जब भी आप उसको arrest करके लाओगे. तो मुकदमा आगे बढ़ता रहा, वली शाह हमारा मिला नहीं. ठीक है, तो 299 वाला प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हुआ, एविडेंस वगैरह सब हुई, महबूब शाह पकड़ा गया और सारी कहानी महबूब शाह के आसपास ही घूम रही है. आई होप यहां तक एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे पास, सारे लोगों की क्लैरिटी, क्या क्या सब लोगों के रोल्स हैं. ठीक है, तो हमारा फोकस अब किस पे बच गया? सिर्फ इस चौथे पार्ट पे, महबूब शाह पे. चलो अब देखते हैं महबूब शाह के ऊपर क्या क्या हो रहा है. थोड़ी बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ. अब वही कहानी है, सनराइज पे अलादाद उठता है, हमीदुल्लाह उठता है, सुबह सुबह निकलते हैं और अपना वो काटने पीटने पहुंच जाते हैं. ठीक है, कहां से निकले थे? ये खांडा केल नाम का विलेज था, जस्ट फॉर एवरीवन्स जीके. खांडा केल नाम का गांव था, वहां से निकले कि चलो बैंक से काट के लाते हैं. इंडस रिवर थी, 1 मील तक गए वो नीचे की तरफ, तो वहां पे मोहम्मद शाह थे और वो अपना नहा रहे थे. अब उन्होंने इनको वॉर्न किया कि हमारे लैंड से कुछ मत लेना, जो लेना होगा अपने लैंड से लेना. इन्होंने बोला कि वी आर नॉट लिसनिंग और आगे चलेगा, इग्नोर कर दिया उसको. उसके बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे, देन दे वर पुलिंग देमसेल्व्स अपस्ट्रीम, रोप वगैरह की मदद से, जैसे भी करते होंगे उस टाइम पे. तो अब मोहम्मद शाह की जगह गुलाम शाह खड़ा है. मोहम्मद शाह जो थे, जिन्होंने पहले वॉर्न किया था, वो नहीं है यहाँ पे. अब गुलाम शाह, उनका नेफ्यू खड़ा हुआ है, गुलाम कासिम शाह. और गुलाम कासिम शाह यंग आदमी, गर्म खून का आदमी, उसने इनके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी कि ये हमारे यहाँ 16 बंडल रीड तुम लेके आए हो, ये हमारे यहाँ से लेके आए हो, मुझे दे दो. ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे. ठीक है, तो गुलाम शाह ने उनकी एकदम से रस्सी पकड़ी, बोट की रस्सी. गुलाम कासिम शाह ने उसकी एकदम से बोट की रस्सी पकड़ी ऐसे, और रीड्स वगैरह छीनने की कोशिश करी. जब रीड छीनने की कोशिश करी, थोड़ी धक्का मुक्की हुई और इसने एकदम से एक छड़ी से ना उसको मारा, अलादाद को मारा एकदम से. अलादाद और हमीदुल्लाह है बोट के अंदर और इस तरफ गुलाम कासिम शाह खड़ा है. इसने रीड्स पकड़ने की कोशिश करी, धक्का मुक्की करी और एक छड़ी से मारा उसे. जब उसको छड़ी से मारा तो खास उसे तो फर्क पड़ा नहीं, मगर उसने पीछे से उठाया बंबू और दे दिया. और जब इसके पड़ा डंडा तो ये चिल्लाया, गुलाम कासिम शाह. ठीक है, और गुलाम कासिम शाह शाउटेड फॉर हेल्प, एंड कौन आया? वली शाह एंड महबूब शाह. बुड्ढे बाबा नहीं आए, बुड्ढे बाबा आउट ऑफ द सीन है, वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ उनका पहले सीन में ही थे, उनकी उतना ही पार्ट था, उतना ही रोल था. तो ये 2 लड़के आए, वली शाह और महबूब शाह, इसको मदद करने. एंड टर्न्स आउट दैट दीज 2 पीपल हैड गन्स. एक के पास सिंगल बैरल, एक के पास डबल बैरल. इन दोनों के पास गन्स थी. अब अलादाद और हमीदुल्लाह अभी तक तो चौड़े हो रहे थे, मगर जैसी देखी गन्स तो एकदम से भागने की कोशिश करी इन्होंने. जैसे इन्होंने भागने की कोशिश करी, ये ऊपर हमने सीन बनाया था कि ये जैसी यहाँ पे बोट आके रुकी थी, ये लोग यहाँ से उतरे थे, ऑल्टरकेशन हो रही थी, यहां से गन्स लेके दूसरे लोग निकले. ये जैसे इन्होंने भागना शुरू किया, ये गन्स वाले इनके सामने आके खड़े हो गए, इनको इंटरसेप्ट किया और फिर उसके बाद गोलियां चलाई साइमल्टेनियसली. और अलादाद को वही मार दिया, हमीदुल्लाह को इंजर कर दिया. अलादाद को किसने मारा? वली शाह ने. और हमीदुल्लाह को किसने मारा? महबूब शाह ने. ठीक है, इतनी कहानी यहां तक हुई. अब जो नीचे वाली कोर्ट थी, उनके पास मुकदमा पहुंचा और मुकदमे में जो सेशंस थी, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि महबूब शाह इज गिल्टी अंडर सेक्शंस 302 रेड विद 34, एंड इनको सुना दी सजाए मौत. राइट, ये हो गया. अच्छा ये बताओ, सेशंस जब डेथ सेंटेंस सुनाती है तो उसको कंफर्म कौन से सेक्शन में किया जाता है? सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में सेशंस कोर्ट का डेथ सेंटेंस कंफर्म किया जाता है? ये तो बड़ा प्रसिद्ध सेक्शन है, ये तो पता होना चाहिए, किसी को तो पता होना चाहिए, इतने सारे लोग बैठे हैं.
ये तो सब जानते हैं ना कि सेशंस कोर्ट की पावर डेथ तक की होती है, मगर डेथ इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट, राइट। तो ये कंफर्मेशन होती कहां पे है? चलो, चेकआउट सेक्शन 366. 366 is where confirmation comes to the high court, and section 368 is where it is confirmed or not confirmed. Confirmed या फिर varied from. हाई कोर्ट वेरी भी कर सकती है, कंफर्म भी कर सकती है। एंड इंटरेस्टिंगली इसके अंदर कितने जजेस बैठते हैं वो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी चेक करना कितने जजेस बैठते हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और इसके हाउ मेनी जजेस आपको पता चल जाए तो मुझे ये बताना कि जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 नहीं, या 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने जजेस की बेंच बैठती है ये भी चेक करना और मेरे को बताना जिसको भी मिल जाए, ठीक है। सो सेशंस कोर्ट ने इनको कर दिया 302/34 में कन्विक्ट, एंड दैट ही शुड बी हैंग टिल डेथ, ठीक है। अब केस पहुंच गया हाई कोर्ट के पास, इन्होंने अपील कर दी। अब ये तो बता दो कि अपील का प्रोविजन कौन सा है, अपील कौन से, अपील का राइट कौन से सेक्शन में मिलता है, एंड अपील अगेंस्ट एक्विटल कौन से सेक्शन में है? Where do we find the right of appeal? 374 है क्या सर? 372 सर। एंड अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जब आप बोलोगे तो 374 होगा, और अपील अगेंस्ट एक्विटल जब आप बोलोगे तो वो 378 होगा, 378। और मिनिमम 2 जजेस चाहिए ना सर उसके लिए? तो जी सर, कंफर्मेशन के लिए मिनिमम 2 जजेस चाहिए। एंड जब आप प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है आर्टिकल 143 में, तो मिनिमम 5 जजेस चाहिए, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज उसको एडवाइस करेंगे। और जरूरी नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पे मे लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट इग्नोर भी कर सकते हैं, ये नहीं दे रहे एडवाइस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें उसमें नोट करने वाली है। तो ये हो गया राइट टू अपील। चलो, हाई कोर्ट पहुंच गई है अंडर राइट टू अपील, ठीक है। और ये कौन से सेक्शन में आए होंगे? बिकॉज दिस इज अगेंस्ट कन्विक्शन, तो ये 374 में आए होंगे, ओके। अब हाई कोर्ट में जब पहुंचे तो हाई कोर्ट ने ये फैसला कंफर्म कर दिया, ठीक है। और हाई कोर्ट ने ही गुलाम कासिम, इन्होंने ऑफेंस तो सबके ऊपर बनाया था ना, गुलाम कासिम भी था, मोहम्मद हुसैन शाह भी था, महबूब शाह भी था, वली शाह भी था। गुलाम कासिम वो आदमी था जिसने हेल्प के लिए पुकार लगाई थी, राइट। हाई कोर्ट ने गुलाम कासिम को एक्विट कर दिया था, सीन में से आउट कर दिया था। और वो क्यों किया था वो लिखा हुआ है पैरा नंबर 9 ऑफ द जजमेंट में। एक बार चेक कर लेते हैं पैरा 9 क्या है, ठीक है। इन्होंने बोला ऑन द अबव फैक्ट्स द लर्नेड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट गुलाम कासिम वही है जिसने पुकार लगाई थी कि आओ मुझे बचाओ, जिसने पहले छेड़ा खानी शुरू करी थी, जो छड़ी लेके पहुंच गया था और उसके बाद पिटा था, ठीक है। तो केम टू द कंक्लूजन दैट गुलाम कासिम वाज रॉन्गली कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। नीचे वाली कोर्ट ने गुलाम कासिम को भी रगड़ दिया था, इसको भी मर्डर लगाओ, इसको भी डेथ होनी चाहिए। ऑन द फॉलोइंग रीजनिंग, जस्टिस भंडारी विद हुम तेजा सिंह जस्टिस कंकर्ड फर्स्ट हेल्ड दैट, ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस तेजा सिंह एंड जस्टिस भंडारी, they held that Ghulam Qasim had no common intention of killing any member of the complainant party. कोई कॉमन इंटेंशन हमें दिखाई नहीं देती है, और 34 के लिए हमें चाहिए क्या? कॉमन इंटेंशन, राइट। एंड व्हाट डज कॉमन इंटेंशन मींस? दैट देयर शुड बी सम प्री मेडिटेशन बिटवीन देम। अब ये आप प्री मेडिटेशन कैसे करते हो इसको प्रूव? आप कंडक्ट से ही कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने बोला कि सर कंडक्ट तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कॉमन इंटेंशन तो हमें दिखाई नहीं दे रही है कि इन्होंने कोई प्लानिंग करी थी कि तुम ऐसे एकदम से निकल के आना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और ऐसे, तो उसको प्रूव करने के लिए आपने कोई एविडेंस तो दिया नहीं है। That is why Ghulam Qasim is a person who only called for help. आगे क्या हुआ उससे उसको कनेक्ट करने के लिए आप हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं लेके आए हो। That is why Ghulam Qasim had no common intention of killing any member of the complainant party when he went to the bank of the river in order to demand the bundles of reeds which had been collected from his uncle's land. Then the learned judges addressed himself to the question whether common intention to commit the crime which was eventually committed by Mehboob Shah and Wali Shah came into being when Ghulam Qasim Shah shouted to his companions to come to his rescue and both of them emerged from behind the bushes and fired the respective guns. तो इन्होंने एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये पैराग्राफ इसीलिए मैं सामने लेके आया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस हो रहा है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये वकीलों ने ही उठाया होगा कि सर एक बात बताओ, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा होगा कि सर हम बहुत सारी जजमेंट्स में देख चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि पहले बैठ के प्लान ही बनाया गया हो सकता है ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन बन जाए।
जैसे हमने वो वाला एग्जाम्पल लिया था कि दो बंदे कहीं घर में चोरी करने आते हैं और यहाँ पे एक भिखारी सो रहा होता है और इन लोगों के बीच में नैन मटक्का होता है, हल्की फुल्की बात होती है और यहीं पे ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन बनती है और सब लोग एक साथ चोरी करने चले जाते हैं। तो ऑन द स्पॉट भी तो कॉमन इंटेंशन बन सकती है ना सर। तो जब गुलाम कासिम अगेन ही इज द पर्सन हु कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, जब गुलाम कासिम ने हेल्प हेल्प चिल्लाया एंड ये लोग वहां एकदम से पहुंचे और गोली चलाने लगे, दोनों के पास गोली थी, तो सर ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन नहीं बन गई क्या? कॉमन इंटेंट ऑन द स्पॉट नहीं बनी क्या? क्या ये वो केस नहीं है? क्या ये उस केस में क्वालिफाई नहीं करता है क्या? ये पूछा। ठीक है, तो आगे अब जजेस क्या बोलते हैं उसमें, दे से दैट फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस एंड फायर द रिस्पेक्टिव गन्स एंड दिस ही आंसर्ड इन द नेगेटिव। इन्होंने नेगेटिव में आंसर किया कि नहीं, ऑन द स्पॉट भी यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं बनी है, होल्डिंग दैट सो फार एज कासिम वाज कंसर्न्ड he did no more than asking his companions to come to his assistance when he was attacked with the pole by the deceased, and that he could not have been aware of the manner in which the assistance was likely to be rendered। उसको नहीं पता था कि उसके दोस्त उसे किस तरह से बचाने आएंगे, क्योंकि यार आपने तो यहाँ पे कोई एविडेंस रखा नहीं है ये बताने के लिए कि इनके बीच में पहले कोई प्री मेडिटेशन हुई थी, तो हम प्रिज्यूम तो करेंगे नहीं। अब वो अपने दोस्तों को बुलाता है, मुझे मुझे बचाने आओ, तो उसको थोड़ी पता है वो कैसे बचाने आ रहे हैं, कि वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं होंगे आसपास खेतों में, वो आ गए और उसे बचाया। किस मैनर में बचाएंगे ही डिड नॉट नो, एंड जब तक आपकी शेयर्ड नॉलेज नहीं है तब तक कॉमन इंटेंशन बनता नहीं है। तो इस तरह से इन लोगों ने कासिम शाह को छोड़ दिया। तो क्या बोल रहे हैं, he did no more than ask his companions to come to his assistance when he was attacked with a pole by the deceased, and he could not have been aware of the manner in which the assistance was likely to be rendered to him or his friends were likely to shoot at and kill one man and injure another। In the result, he was acquitted of all the offenses। तो इन्होंने ये वो वाली बात नहीं मानी वकील साहब ने। ठीक है, चलो हाई कोर्ट में गुलाम कासिम शाह अब छूट चुका है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब जब ये छूट गया तो हमारे पास कौन रह गए, महबूब शाह और वली शाह। महबूब शाह एंड वली शाह। हमें ये पता चल गया ना कैसे कैसे छूटे हैं। जो बुड्ढे बाबा थे वो तो अबेटमेंट में उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका बना नहीं, तो उनको भी हटा दिया गया। गुलाम कासिम शाह को बोला कि ही डिड नॉट नो कि मुझे किस तरह से वो बचाने आएंगे, क्या मैनर होगी, देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन, नो एविडेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सो वी कैन नॉट डिड्यूस इट। ठीक है, तो अगेन वहां पे गुलाम कासिम को हटा दिया गया। अब हमारे पास दो बंदे बच गए, महबूब शाह और वली शाह, और महबूब शाह इनमें से एब्सेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 299 वाला केस है। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली हमारे पास सिर्फ वली शाह ही है जिसके ऊपर बातें होनी है। महबूब शाह को तो उन्होंने मान ही लिया है, कन्विक्ट होना है, हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था। ठीक है, बस हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि क्या अब महबूब शाह का जो क्राइम है वो वाइकेरियसली वली शाह को भी लपेट सकता है या नहीं लपेट सकता। सॉरी, वली शाह का जो क्राइम है वो महबूब शाह को लपेट सकता है या नहीं लपेट सकता। वली शाह इज द वन हु इज एब्सेंट, जिसने मार के गिरा दिया था अलाहाबाद को। ठीक है, नाउ वो आगे बोलते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचा तो उन्होंने दो चार लाइनें बोली हैं, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है, जो उसमें से डिड्यूस हुआ है। उन्होंने कहा दे बोथ शॉट साइमल्टेनियसली एंड बिलीविंग दैट वन हु शॉट द फेटल वन ओनली हैड द इंटेंट टू किल इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। यही चीज हमारे दिमाग में भी आ रही है ना, कि यार ये दोनों तो यहाँ खड़े हैं, दोनों ने इंटरसेप्ट किया, दोनों एक साथ निकल के आए, एक साथ फायर किया, एक साथ दो बंदों को इन्होंने इंजर किया। अब इसमें से हम ये बोले कि सर फेटल शॉट तो सिर्फ इसकी थी, तो सिर्फ इसी को क्राइम के लिए सजा देनी चाहिए, एंड दिस पर्सन न्यू नथिंग अबाउट इट। ये मानना और ये सिद्धांत सामने रखना बिल्कुल डिफिकल्ट है इन द लाइट ऑफ 34, क्योंकि हम लोगों को सोच के यही लगता है कि यार दो बंदे एक साथ निकल के आए हैं तो इन्होंने कॉमन इंटेंशन से ही मारा होगा, ये सोच समझ के ही आए थे। दैट इज डिफिकल्ट, बट देयर इज एविडेंस दैट दे वर आउट ऑन अ शूटिंग बाउट। तो इस चीज में ना ये कैसे बच गए इस चीज से, कि डिफेंस ने ये बोला कि सर हम तो शूटिंग के लिए निकले हुए थे, इसलिए हमारे हाथ में गन्स थी, जंगली एरिया था, हम लोग शूटिंग के लिए निकले हुए थे। तो डिफेंस तो अपनी एक्सप्लेनेशन लेके आया है, मगर प्रोसिक्यूशन प्रॉपर एविडेंस के साथ नहीं आया, तो इनके ऊपर कॉमन इंटेंशन पूरी तरह बन नहीं रही है। अब वो शूटिंग के लिए निकले थे इसलिए उनके पास गन्स थी, और वो यहां तक पहुंच गए, तो उसमें तो कॉमन इंटेंशन नहीं दिखाई देती। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है, कंफ्यूजिंग चीज आने वाली है। इतनी बात तो सबको समझ आ गई कि यहां तक क्यों नहीं बना इनके ऊपर अपराध। यहां तक इसलिए नहीं बना क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि सर हम शूटिंग के लिए निकले हुए थे, और प्रोसिक्यूशन ने कोई प्रॉपर एविडेंस दिया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी 34 आप लगाओगे, जब भी आप 34 लगाओगे, देयर हैज टू बी एन इन्फ्रेंस दैट इज नेसेसरी। सर्कमस्टांसेस में से
एक नेसेसरी इन्फरेंस अगर निकल रहा होगा ना कि इसके अलावा तो कोई और तरीका, कोई और एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, तभी आप 34 लगाओगे। आप लूज केसेस में 34 नहीं लगाओगे। अक्यूज को प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। सो 34 कैजुअली नहीं लगाना, क्योंकि 34 क्या कर रहा है भाई, वो एक आदमी का एक्ट और उसकी सजा दूसरे के सर पे मारता है। तो इट हैज टू बी वेरी वेरी प्रॉपरली सब्सटैंशिएटेड दैट इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन था, और इट इज अ नेसेसरी इंप्लीकेशन, नेसेसरी इन्फ्रेंस कि इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। यहां पे प्रोसिक्यूशन ऐसा कुछ सब्सटैंटिव लेके नहीं आया है, और डिफेंस दिखा रहा है कि सर हम शूटिंग गेम पे निकले हुए थे, तो नेसेसरी इन्फ्रेंस नहीं बन रहा है, इसलिए उन्होंने कहा सर 34 तो हम इस तरह से तो हम 34 नहीं लगा पाएंगे। यहां तक तो क्लैरिटी है, ठीक है, यहां तक तो क्लैरिटी है। सो अब आगे बढ़ते हैं और आगे वो बताते हैं कि सर जो मैक्सिमम हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं ना, प्रिवी काउंसिल जो है वो कह रहा है कि सर मैक्सिमम जो हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि इन दोनों की सेम इंटेंशन थी। ये क्या है अब सेम इंटेंशन? उन्होंने कहा कि सर इनकी हम कह सकते हैं सेम इंटेंशन तो जरूर थी, मगर कॉमन इंटेंशन थी ये हम नहीं कह सकते। अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम किन की इंटेंशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वली शाह जिसने मर्डर कर दिया था, एंड महबूब शाह की जिसने इंजर किया था। सिर्फ अब कोर्ट कह रही है कि ऊपर हम नेसेसरी इन्फ्रेंस तो कहीं नहीं निकाल पा रहे, यहाँ पे आप प्रूफ तो कर नहीं पा रहे हो, और मैक्सिमम जो इनके बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि वकील ने पूछा होगा ना, तो सर ऐसे कैसे हो सकता है, अब ये साइमल्टेनियस जो काम हो रहा है उसकी आप क्या एक्सप्लेनेशन देते हो, ये कॉमन इंटेंशन नहीं है तो क्या है, आप हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? तो कोर्ट ने बोला कि देखो मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में सेम इंटेंशन थी, मगर कॉमन इंटेंशन नहीं थी। हम कॉमन इंटेंशन इन्फर नहीं कर सकते, ठीक है। हर जी हम उसी के ऊपर आ रहे हैं, हम कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन पे ही आ रहे हैं, ये केस ही इसी चीज के ऊपर है, ये समझाता ही इसी चीज को है बस, कि सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच में देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बट द डिफरेंस इज सब्सटैंशियल एंड वी कैन नॉट ओवरलुक इट। ये इसकी कोटेड लाइन है, कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है कि ये लाइन कहां बोली गई थी, कि देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन, बट नेवरदलेस दैट डिफरेंस इज सब्सटैंशियल एंड शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। ये इस केस में बोला गया था। तो आप देखते हैं कि सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन को इन लोगों ने किस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में फर्क क्या है। फर्क बहुत छोटा सा है। फर्क इतना है कि ये दो आदमी है, ठीक है, और यहां पे ये दो आदमी है। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच में कॉमन इंटेंशन है, और मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में सेम इंटेंशन है, तो इन दोनों के एक्ट में डिफरेंस क्या है? वो ये है कि जब मैं कहता हूं कॉमन इंटेंशन है, तो जो इसके दिमाग में इंटेंशन है और जो इसके दिमाग में इंटेंशन है, ये दोनों एक दूसरे की इंटेंशन को जानते हैं। पर्सन ए नोज कि बी की इंटेंशन ये है, और इस मैनर में ये क्राइम कमिट करने वाला है, इस वजह से करने वाला है। ये कॉमन इंटेंशन होती है। और सेम इंटेंशन जो होती है ना, उसमें इसकी अपनी खुद की इंटेंशन है, इंडिविजुअल इंटेंशन, और इसकी अपनी खुद की इंटेंशन है। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि भाई तू क्यों इसको मार रहा है और मैं क्यों इसको मार रहा हूं, मुझे नहीं पता। बस हम मार जरूर रहे हैं, एक ही काम करना चाहते हैं हम मारना तो चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं हमें नहीं पता, हमारे बीच में कोई प्लानिंग हुई है नहीं, हमारे बीच में पहले से कोई कंसर्ट है नहीं। ये है। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। तो कॉमन इंटेंशन तो ये हुआ कि अगर एक तरफ मैं हूं राघव और एक तरफ है टंडन सर, ठीक है, एंड एक तरफ है टंडन सर, और हम दोनों को कुछ ना कुछ कलप हो रखी है सुलक्षणा जी से, ठीक है, यहाँ पे है सुलक्षणा जी। हम दोनों इनको मारना चाहते हैं, ठीक है। क्यों मारना चाहते हैं? कि ये अपनी वीडियो ऑन नहीं करती है। टंडन सर तो हमेशा वीडियो पे रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, सुलक्षणा जी रहती नहीं है। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इनसे कलप है, यही चीज है। हम दोनों साथ में बैठे और वी प्लान्ड कि यार कल चलते हैं मुंबई, एंड लेट्स गो टू मुंबई एंड डू व्हाट इज नीडेड, ठीक है। या तो ये अब वीडियो पे आएगी, नहीं तो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया एंड वी वेंट एंड शॉट हर, ठीक है। तो ये हो गई कॉमन इंटेंशन। ये कॉमन इंटेंशन क्यों हुई? बिकॉज देयर वॉज अ प्री अरेंज्ड प्लान, देयर वॉज प्री मेडिटेशन। हम दोनों जानते थे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम पे। आई हैड द नॉलेज कि टंडन सर क्या सोच रहे हैं, और टंडन सर हैड नॉलेज कि मैं क्या सोच रहा हूं, और हम दोनों ने उस चीज को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सेम इंटेंशन, नाउ अगेन द सेम थिंग। मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे टंडन सर है, यहाँ पे सुलक्षणा जी है।
एंड अब टंडन सर को सुलक्षणा जी से कुछ कलप है इस वजह से कि किसी आंसर का उन्होंने कोई गलत उनको रिटेलिएट किया होगा या किसी तरह से काटने की कोशिश करी किसी आंसर वगैरह के लिए। एंड मेरे को तो सेम वो वीडियो वाली है अभी भी, ठीक है, मेरे को अभी भी वीडियो वाली है। दोनों का मन करता है कि अब बस यार काम कर देना चाहिए। तो सम टाइम वी मीट इन दिल्ली, लॉयर्स क्लब इंडिया की कोई मीटिंग वगैरह हो रही है, हमने आप सब लोगों को बुलाया हुआ है, हम एक हॉल में है और मुझे भी मारना ही है, टंडन सर को भी मारना ही है, और हमें सुलक्षणा जी मिल जाती है बाहर कहीं पे एंड कोई आसपास है नहीं, तो हम दोनों को जब वो एक जगह पे मिली, मैं भी गया ये भी गए और हम दोनों ने इनको मार दिया। ठीक है, हेयर आई डिड नॉट हैव द नॉलेज कि यार टंडन सर भी इसको मारने आए हैं या किस वजह से मारने आए हैं, क्या इंटेंशन है, हमारी कोई प्री मेडिटेशन भी नहीं हुई और टंडन सर को भी नहीं पता यार ये क्यों मारना चाहता है, बस अब मार रहे हैं तो मार रहे हैं, दोनों ने मार दिया पकड़ के। सर ने कहा बढ़िया एक आदमी मार रहा है मैं भी मार दूंगा, जल्दी मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन। तो यही चीज यहां पे प्रिवी काउंसिल कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जब महबूब शाह एंड वली शाह इन दोनों ने गोलियां चलाई, साइमल्टेनियसली गोलियां चलाई ना, तो दे ओनली हैड द सेम इंटेंशन टू डू व्हाट, they had the same intention to save their friend. Save their friend. In what manner would they save their friend? They don't know. वली शाह को ये नहीं पता कि मोहम्मद महबूब शाह क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, किस तरह से मारेगा, बस उसे ये पता कि मुझे बचाना है भाई, मैं अपने तरफ से अपने दमखम में क्या कर सकता हूं मैं वो करूंगा। और उसने क्या किया, गोली चलाई, उसके पैर पे मार दिया, हाथ पे मार दी, कमर पे मार दी, जहां भी मारी। और वली शाह ही जानता है कि मेरे को अपने फ्रेंड को बचाना है, तो उसने भी अपनी तरफ से गोली मारी और बंदे को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, वली शाह वो है जिसने बलि चढ़ाई है, ठीक है, तो वो ही इज द मर्डरर, प्रॉपर मर्डर जिसने किया है। एंड मोहम्मद महबूब शाह वो है जिसने सिर्फ गोली चलाई है और इंजर किया है। तो इन दोनों के बीच में कोर्ट कहती है दे कुड ओनली, मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं इनके बीच में सेम इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन तो सर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। एंड सेम इंटेंशन पे 34 तो लगता नहीं है, 34 तो तभी लगेगा जब प्री अरेंज प्लान होगा, चाहे वो 1 सेकंड पहले 10 सेकंड पहले ही बने, एक्ट से पहले बनना चाहिए, उससे पहले उसके बिना 34 नहीं लगेगा। सेम इंटेंशन है या कोई भी और तरह की इंटेंशन है तो आप देखिए कि उसका कंडक्ट क्या है और उसका कंडक्ट क्या है और अपने अपने कंडक्ट के हिसाब से उन्हें पनिश कीजिए। बट यू कैन नॉट फायर अ गन एट देम नेम्ड सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन अनलेस एंड अंटिल यू कैन शो इट टू अस। तो एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट हुई, ठीक है, ये चीज बताई। यहां तक ये समझ आ गया सब लोगों को? कैन आई गेट थम्स अप्स अगर सब लोगों को समझ आ गया, नहीं तो आई विल डू इट अगेन। कैन आई गेट थम्स अप्स एवरीबॉडी? वेट कर रहा हूँ मैं। सर हाँ जी सर। एक चीज बताइए, हम्म। इसके अंदर जो आपने कॉमन और सेम इंटेंशन की बात करी है, आजकल प्रैक्टिस में तो यही है कि ज्यादातर जितने भी एडवोकेट्स हैं वो ज्यादातर कॉमन इंटेंशन 34 को प्रोसीडिंग्स में ले ही आते हैं जब वो बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कि क्या डिफरेंस क्या है कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में, अगर हम कोई कंडक्ट की बात करते हैं, और कैसे डिसाइड होगा कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन अगर हम पार्टीज के मोटिव की बात करते हैं? यही चीज तो मैंने एग्जैक्टली बताई, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे जज देखेगा कि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आप प्रूव कर पाए हो कि प्री अरेंज प्लान है या नहीं। देखो प्री अरेंज प्लान कंडक्ट से कैसे पता चलेगा, या तो हमें, या तो उन लोगों ने उस टाइम पे क्या उनके कथन थे ये दिखाओ, कहीं से तुम लाके लोग दिखाओ कि वो ये प्रूव कर सके सर इसको बोल रहा था कि इसको मार मार ये करेंगे, बहुत बोलता था ना ये, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसको मारेंगे जी। इस तरह दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन दिख रहा है कि इन दोनों की पहले बात हुई है, इस तरह से कंडक्ट दिखाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और दोनों बस अपना अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है एक सिमिलर ऑब्जेक्ट की तरफ काम हो रहा है, मगर आप उसको कॉमन इंटेंशन बना दो, दैट इज नॉट डन। ऐसे ही हम देखते नहीं है कि जब हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, यहाँ पे 5 7 10 20 30 लोग हैं, ये दे ऑल आर मार्चिंग टुवर्ड्स वन बिल्डिंग एंड दे वांट दैट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग शुड बी डिस्ट्रॉयड। नाउ इसके अंदर कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो आपके 141 में ऑब्जेक्ट लिखे ना ओवरऑल दी गवर्नमेंट, कोई ऑफेंस करना चाहते हो, किसी को कंपेल करना चाहते हो गलत काम करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, और यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, ऑल दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस थिंग। अब ये सारे के सारे ऑफेंस कर रहे हैं तो इन लोगों को 6 महीने की सजा ही मिलती है, ये जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं ना इनको 6 महीने की सजा मिलती है। अब यहाँ पे जाके जो बिल्डिंग गिरा दी जाएगी ना, और आप चाहते हो कि सर बिल्डिंग गिराना तो बहुत बड़ा अपराध है सर, मिसचिफ की दो इनको, तो बिल्डिंग के अंदर लोग भी थे सर, वो मर गए सारे के सारे, कुछ कुचल गए, सारे के सारे मारे गए, तो इन सबको आप मर्डर की सजा दो, इस तरह से कुछ मर्डर वगैरह कुछ लगाओ सर। तो वो तब तक आप नहीं लगा सकते जब तक आप ये नहीं दिखाते कि उनके बीच में कुछ कॉमन इंटेंशन थी। आप इनके ऊपर सिर्फ अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करने की ही लगा पाओगे। अगर ये आगे के 2 4 लोग हैं जो आप देखते हो कि अच्छा ये 5 लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक आदमी को जलाया भी था आग लगा के,
यहाँ पे 2 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे एक लड़की को पकड़ के रेप भी किया था, इन 2 के ऊपर आप कॉमन इंटेंशन लगा पाओगे अगर आप प्रूव कर दो उनका कंडक्ट, नहीं तो अदरवाइज सबके ऊपर कॉमन ऑब्जेक्ट लगेगा। सिर्फ इस वजह से कि सब लोग एक सेम काम कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट हासिल कर रहे हैं, इसकी वजह से सबको सेम सजा मिल जाए, दैट इज नॉट व्हाट लॉ वांट्स। दैट ओनली हैपेंस जब आप एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेंशनल एलिमेंट दिखा पाओ कि इनके बीच में प्रॉपर प्लानिंग हुई थी एंड दे परस्यूड द प्रॉपर प्लानिंग एंड दे टुक इट टू द वेरी एंड एंड द फेट ऑफ इट, देन यू विल पुट 34। एंड यही जज को देखना है। ये जज को कैसे दिखाया जाता है वो वकीलों का काम है। आप कंडक्ट दिखाओ, क्या क्या बातें हो रही थी वो दिखाओ, उससे पहले की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाओ या कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस वगैरह दिखाओ जो बहुत मुश्किल होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखाओ, विटनेसेस दिखाओ जिन्होंने सुना हो या कुछ ऐसा हो, उनके बीच में लेटर्स वगैरह में क्या बातचीत हुई है वो सारी चीजें दिखाओ। इस तरह से आप प्रूव करोगे कि कॉमन इंटेंशन है या नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब ऑफ कोर्स। ठीक है, जी सर, दिस इज द डिफरेंस। चलो, सो एक चीज तो अब इन्होंने ये सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। ठीक है, सेम इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन, दिस वाज सुपर इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर बात हुई है। अच्छा, मैं आई विल टेक यू टू पैरा 15, लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। अच्छा, इसी के अंदर ये मैंने आपको बताई दिया है कि इट हैज टू बी अ कंपल्सरी एंड नेसेसरी इन्फ्रेंस। अगर वो डिडक्शन कंपल्सरी एंड नेसेसरी हो रही है, अगर आपने इतना मटेरियल कोर्ट को दिखा दिया कि यार इसके अलावा तो भाई और कोई ABCD सिचुएशन है ही नहीं जो हो सकती है, आप तभी 34 लगा पाओगे। सिर्फ इस वजह से नहीं लगा दोगे कि हल्की फुल्की कहानी मैच कर रही है तो 34 लगा दिया। 34 इज वेरी 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 क्रूशियल एंड जजेस कैन नॉट यूज इट कैजुअली। इसीलिए यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि अगर हम 34 लगा रहे हैं तो आप सबको प्रॉपर रोल्स असाइन करो, उनकी प्रॉपर कहानी बनाओ कि सर पहले ये बैठे थे, ये किस चीज से प्रूव हो रहा है, वो कंडक्ट प्रूव करो, तभी आपका 34 लगेगा, नहीं तो बाकी सारे बच के चले जाएंगे, आप एक बंदे को ही कर पाओगे। दैट इज वाई वी फाइंड दैट जब भी 2 या 2 से ज्यादा 3 लोग 4 लोग 5 लोग होते हैं, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट तक हाई कोर्ट तक मामला पहुंचता है तो उसमें से एक आधा ही होता है जो कन्विक्ट होता है, बाकी सारे छटते हुए चले जाते हैं, सारे एक्विट होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनका कंडक्ट प्रूव नहीं कर पाते हम कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं कर पाते। आप कितने भी केसेस उठा लो, वेरी वेरी रेयर दैट 4-5 लोग एक साथ हुए और उनको 4-5 लोगों को एक साथ सजा हुई है। एंड देयर इज वन वेरी फेमस केस, आलोक चांदना केस, आलोक चांदना मर्डर केस। फाइंड दिस ऑन गूगल, यू विल फाइंड आवर ऑफिस's नेम। इसमें 7 लोगों को, देयर वर 7 पीपल हु मर्डर्ड अ पर्सन एंड 7 को सजा हुई है सुप्रीम कोर्ट तक, ऊपर तक। एंड देयर वर मेनी लॉयर्स हियर, KTS तुलसी साहब, आर फॉर्मर UU ललित साहब हु वाज द फॉर्मर CJI, he was also one of the lawyers in this case, and we got these 7 people convicted, all 7 they are still in jail for life imprisonment। ठीक है, so it's very difficult। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम इंटेंशन कॉमन इंटेंशन हमारा हो गया एंड अपीलेंट की कन्विक्शन इस बेसिस पे सेट असाइड कर दी गई, सेट असाइड हुआ एंड महबूब शाह लास्ट में ही वाज इसको 302 में से बाहर निकाल दिया गया, बाकी इंजरी वगैरह ग्रीवियस हर्ट वगैरह के लिए इसको लगाए रखा कि आपको इतनी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। नाउ आई एम समराइजिंग दिस लिटिल ताकि एक बार फिर हमें क्लैरिटी हो जाए। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि इसके अंदर हुआ क्या। उससे पहले एक बार पैरा 15 देख लो ताकि हमारा यहाँ पे जजमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 17 पैरास की जजमेंट है ये। एंड आई वाज लुकिंग फॉर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट ने कैसे इन लोगों को किस बेसिस पे कन्विक्ट किया था, उनके रीजंस पता चलते तो हम एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना पाते, बट वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि somehow I find in this judgment कि यार जब वो निकल के आए झाड़ियों में से इतनी जल्दी कैसे कोई निकल सकता है, कुछ तो रहा होगा ना। दिस इन इटसेल्फ इज सॉर्ट ऑफ कंडक्ट। एंड 114 के हिसाब से अगर हम देखें तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो ऐसे ही लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो सेटिंग थी यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे होना चाहिए था, पर मुझे हाईकोर्ट का वो मिला नहीं कि उन्होंने किस तरह से कन्विक्ट किया है। एनीवेज वील गो विद द प्रीवी काउंसिल, अभी तक यही चल रहा है। सो 15 में इन्होंने बोला हैविंग आंसर्ड द अबव क्वेश्चन इन द नेगेटिव एज रिगार्ड्स गुलाम कासिम को पैरा नंबर 9 में छोड़ दिया था ना, नेगेटिव में था उसका आंसर। The learned judges thought, as Justice Bhandari had expressly stated, that with respect to appellant and Wali Shah, appellant कौन है? महबूब शाह। एंड वली शाह कौन है? जिसने मर्डर किया था। महबूब शाह अपीलेंट है जिसको हम लोग 34 लगा के पनिश करना चाह रहे हैं, जिसने इंजर किया था हामिदुल्लाह को, और वली शाह वो है जिसने अलादाद को मार दिया था। इट मस्ट बी हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन ऑफ किलिंग वन और मोर मेंबर्स ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी केम इनटू बीइंग लेटर व्हेन दे फायर्ड द शॉट्स। देयर लॉर्डशिप्स कैन नॉट अग्री विद द व्यू। देखो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाईकोर्ट के मन में क्या रहा, और हाईकोर्ट ने नीचे क्या बोला कि इट मस्ट बी हेल्ड दैट द कॉमन इंटेंशन ऑफ किलिंग वन और मोर ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंप्लेनेंट पार्टी केम इनटू बीइंग लेटर व्हेन दे फायर्ड द शॉट्स। जो पॉइंट पीछे अभी उठाया गया था ना कि सर जब वो लोग आए, जब उनको बुलाया गया, क्या उसी टाइम कॉमन इंटेंशन नहीं हो गई थी? तो उसको तो उन्होंने मना कर दिया कि बुलाते वक्त एकदम से कॉमन इंटेंशन तो नहीं हुई। अब यहाँ पे अगली स्टेज पे क्वेश्चन हो रहा है, हाईकोर्ट ने क्या बोला कि सर जब उन्हें बुलाया गया हम मान गए कि कॉमन इंटेंशन नहीं है, मगर जब दोनों साथ में फायर कर रहे हैं 2 बंदों पे, दोनों उसको इंटरसेप्ट करके फायर करना चाहते हैं,
क्या यहाँ पे भी कॉमन इंटेंशन नहीं है? प्रिवी काउंसिल ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं, वो भी नहीं। उसके बाद वकील साहब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप कह रहे हो उसके बुलाने पे कॉमन इंटेंशन नहीं हुई, गुलाम कासिम ने हेल्प के लिए बुलाया तब भी नहीं हुई कॉमन इंटेंशन। आप कह रहे हो जब इन लोगों ने गोलियां चलाई तब भी नहीं हुई। आप सर ये तो देखो कि दोनों ने एक साथ इंटरसेप्ट किया इन दोनों को। अगर भगदड़ हुई एकदम से, दोनों एक साथ भागे उनको घेरने के लिए और फिर उसके बाद मजे लेते हुए इन दोनों को मार दिया, इज दैट नॉट अ कंडक्ट विच क्वालिफाइज फॉर द कॉमन इंटेंशन वाला थिंग? प्रिवी काउंसिल ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं, ये भी नहीं बन रहा, हमें नेसेसरी डिडक्शन चाहिए, हमें एकदम नेसेसरी डिडक्शन चाहिए। सिर्फ इंटरसेप्शन से हम ये नहीं पता लगा पाएंगे या ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि इनके बीच में कॉमन इंटेंशन थी। तो इतनी बात भी यहां तक हुई थी। अगर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आए धीरे धीरे, तो इतनी बात भी यहां पर हुई थी और प्रिवी काउंसिल ने उसको निगेट किया है। तो वकीलों ने अपना काम पूरा किया, हाईकोर्ट ने भी किया, मगर लास्ट में प्रिवी काउंसिल की ही चलनी थी। ठीक है, तो देयर लॉर्डशिप्स कैन नॉट अग्री विद दिस व्यू, ये लोग अग्री नहीं कर पाए हाईकोर्ट के व्यू के साथ। देयर लॉर्डशिप्स आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट अपीलेंट एंड वली शाह हैड सेम इंटेंशन, हम ये जरूर मान सकते हैं कि इनके बीच में सेम इंटेंशन थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जजमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी चीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे। विज द इंटेंशन टू रेस्क्यू कासिम इफ नीडेड, वो सेम इंटेंशन क्या थी कि हम कासिम को रेस्क्यू कर लेंगे, जिसने हेल्प के लिए बुलाया था उसको हम रेस्क्यू कर लेंगे। Be it by using the guns, and that in carrying out this intention, the appellant picked out Hamidullah for dealing with him and Wali Shah, the deceased. But where is the evidence of common intention to commit the criminal act complained against? कॉमन इंटेंशन कहाँ है हमारी? हाँ, हम ये मानते हैं कि सेम इंटेंशन थी कि हम अपने दोस्त को बचाएंगे, मगर ये कॉमन इंटेंशन कहाँ है कि हम उसको बचाने के लिए इन दोनों को मारेंगे? तो ये चीज नहीं कर सकते, ये चीज हम नहीं मान सकते। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ही मतलब बाल के खाल में घुस के दी हुई जजमेंट है ये, और दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एकदम छोटी छोटी स्टेजेस में काट काट के स्लाइस आउट करके इन्होंने समझने की कोशिश करी, एंड देन दे केम आउट टू द कंक्लूजन। देयर लॉर्डशिप्स फाइंड नन evidence falls short of showing that appellant and Wali Shah ever entered into a premeditated concert to bring about the murder of Aladad and carrying out the intention of rescuing Qasim Shah. इन दोनों की कासिम शाह को बचाने की इंटेंशन तो थी, सेम इंटेंशन, मगर अलादाद को मार देने की कॉमन इंटेंशन थी। ये आप एविडेंस नहीं दे पाए हो, एविडेंस इज फॉलिंग शॉर्ट। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू कंफ्यूज सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन विद कॉमन इंटेंशन। द पार्टीशन विच डिवाइड्स देयर बाउंड्स इज ऑफन वेरी थिन, इन दोनों के बीच में बहुत थिन डिफरेंस है। नेवरदलेस द डिस्टिंक्शन इज रियल एंड सब्सटैंशियल, यही चीज मैंने आपको शुरू में बोली थी। ये कई बार एग्जाम में लिखा हुआ जाता है कि द डिस्टिंक्शन, द पार्टीशन इज वेरी थिन बट द डिस्टिंक्शन इज रियल एंड सब्सटैंशियल एंड इट मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड। इफ इट इज ओवरलुक्ड इट विल रिजल्ट इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ये लाइन ऐसी की ऐसी आ जाती है, हम पढ़ते हैं नहीं जजमेंट पूरी, और ये लाइन आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार महबूब शाह में बोला था या बरेंद्र कुमार में बोला था या अभयानंद मिश्रा में बोला था, हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये इस जजमेंट की है। इन देयर लॉर्डशिप्स व्यू द इन्फ्रेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 34 शुड नेवर बी रीच्ड अनलेस इट इज अ नेसेसरी इन्फ्रेंस डिड्यूसिबल फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। इट हैज टू बी अ नेसेसरी इन्फ्रेंस व्हिच इज डिड्यूसिबल फ्रॉम द इन्फ्रेंस। हमें तो ये चाहिए कि कोई और तरीका, कोई और ऑल्टरनेटिव, कोई और कुछ इसमें बचना ही नहीं चाहिए। एकदम क्लियर बोलते हैं ना, सिविल में प्रीपॉन्डरेंस होता है एंड हियर यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो वो कह रहे हैं 34 लगाने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से भी ज्यादा की बात हो रही है, इतना एम्फेसिस दे रहे हैं इस चीज पे। दैट क्योंकि दूसरे के कंडक्ट को आप किसी और के ऊपर थोप रहे हो ना, दैट इज वेरी सीरियस थिंग। That cannot be said about the inference sought to be deducted from the facts relied on by the High Court in distinguishing the case of appellant from Ghulam Qasim. तो वो इनको पची नहीं बात। ठीक है, फिर ये लास्ट में जाते जाते मिस्टर मैकेना जो इनके काउंसिल थे, वकील साहब थे, उन्होंने एक चीज और इनके सामने उठाई, और वो वही वाली चीज थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब when Aladad and Hamidullah tried to run away, they came in front of them and then fired shots. और ये चीज हमें एविडेंस में बताई गई है, जिन लोगों ने इस चीज को होते हुए देखा उन्होंने बताई है। तो वो भी इन लोगों ने मना कर दिया कि इन आर व्यू ये प्रोसिक्यूशन इस पॉइंट पे एडवांस नहीं कर सकती, क्योंकि उससे भी कॉमन इंटेंशन सिद्ध नहीं हो रही है। सेम इंटेंशन हो सकती है मगर कॉमन इंटेंशन सिद्ध नहीं हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली द रीजन इंडिकेटेड अबव, देयर लॉर्डशिप्स हैव humbly advised his majesty that the appellant having succeeded in his appeal should be allowed and his conviction for murder and sentence of death to be set aside. डेथ को इन्होंने सेट असाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि एक जजमेंट में वेरिएशन करने की पावर हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट के पास कहां पे होती है? जब हम अपील में जाते हैं तो वेरिएशन की पावर कौन से सेक्शन में दी गई है? एंड मुझे वीडियो पे कोई नहीं दिख रहा है, लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द सेशन प्लीज, I'd love to see some faces. Chauhan sir, Tandon sir, Harsh, Sulakshana ji, nobody on video, only Tandon sir.
एंड ये बताओ कि ये वेरिएशन वाला कहाँ पे, वेरी कहाँ पे किया जाता है? ये तो पता होना चाहिए यार, ये तो शाहरुख खान से ज्यादा फेमस सेक्शन है। थ्री 86 चेक करो, 386 ऑफ सीआरपीसी। राइट। सो ये देखो, एक तो ये 386 है और 368 है। तो जब 386 होता है तो ये अपील में जब वेरिएशन करनी होती है वो चीज है, और 368 क्या है, जब कंफर्मेशन के लिए कुछ आया होता है वहां पे वेरिएशन करनी होती है 368 है। तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह से रट सकते हो आप, 368 एंड 386 दोनों स्टेजेस अलग हैं, चीजें अलग हैं, मगर काम सेम हो रहा है। 386 एंड 368 दोनों में सेम पावर दे रखी है, सब कुछ सेम दे रखा है, कब कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अंदर ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कोर्ट ने। उन्होंने बोला कि सर इट इज, हमें जो यहाँ पे प्रूव करना है ना, वो है कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ये वर्डिंग्स हैं सेक्शन 34 की, एंड इट इज नॉट द सेम एज इंटेंशंस, द कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, देखना, कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल, सिर्फ ये एस बढ़ाया है यहाँ पे, और इंटेंशन कॉमन टू ऑल। कोर्ट ने इसका भी डिफरेंस समझाया। उन्होंने बोला कि सर 1870 में, हमने पिछले सेशन में देखा ना कि 1870 में आया था ये कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल एंड फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि आप किसी भी ग्रुप में कुछ काम करने गए हो और किसी एक आदमी ने कोई बड़ी चीज कर दी तो सबके ऊपर पड़ जाती थी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का जिक्र नहीं था। कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल एंड फर्दरेंस, ये हमारा वो गणेश वर्सेस प्रिंस एम्परर वाले केस में आया था, ठीक है ना, जो हमने पिछले सेशन में देखा था। तो उन्होंने बोला कि सर ये जो कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल डाला हुआ है ना, दिस इज वेरी वेल थॉट ऑफ एंड इट डज नॉट मीन कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल और इंटेंशन कॉमन टू ऑल। ये एक अलग नोट पे बात हो रही थी जब इन्होंने ये एक्सप्लेन किया, तो वो कहना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि दिस इंटेंशन इज नॉट इंटेंशंस की, मतलब हर एक बंदे के पास यही इंटेंशन होनी चाहिए, हर एक के दिमाग में ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए, ये नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एंड इंटेंशन कॉमन टू ऑल, यही सेम चीज की एक इंटेंशन जो सब लोगों के दिमाग में कॉमन है वो भी नहीं है। इट हैज टू बी कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, माने ये सारे के सारों को पता होना चाहिए कि दूसरे के दिमाग में क्या है। सो इट हैज टू बी बेसिकली शेयर्ड इंटेंशन, शेयर्ड कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। सिर्फ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल, या एक एक इंडिविजुअल की सेम इंटेंशन हो, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट शेयर्ड कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सब लोगों के बीच में सबको पता होना चाहिए। प्री मेडिटेशन तभी प्रूव होती है ये चीज, जब जब हम 34 लगाएं, हमें ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को ये प्रूव करना है। क्योंकि अगर हमने, जिसने ये जजमेंट नहीं पढ़ी या जिसने ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, वो ये पता नहीं लगा पाएगा कि मैं जो एविडेंस कोर्ट के सामने प्रूव कर रहा हूं वो सेम इंटेंशन प्रूव कर रहे हैं या कॉमन इंटेंशन प्रूव कर रहे हैं। एंड देयर इज अ थिन डिफरेंस, द पार्टीशन इज थिन बट substantive and real, and if overlooked would amount to miscarriage of justice, यही लिखा था ना पीछे, और वही हो जाएगा फिर हमारे साथ। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, और जब जब हम 34 लगाएं तब तब हमें अपने आप को सेम इंटेंशन से बचाना है और कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना है, विच इज डन थ्रू कंडक्ट। जो हर्ष ने पूछा था कैसे होता है, वी हैव टू शो द कंडक्ट, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट एवरीथिंग। बट सर एक चीज बताइए प्लीज, कि जहाँ जिन ऑफेंसेस के अंदर जैसे 498A है, जिन ऑफेंसेस के अंदर डायरेक्टली ही हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो वहां तो 34 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। तो उस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे फिर वहां पे 34 को? 34 ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी वहां पे? सर देखिए, जैसे 498A की है, 498A के अंदर हस्बैंड या उनके इन-लॉज जो भी हैं वाइफ के, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर सबको पता है कि 34 कहता है 498A के अंदर कि सबने मिलकर परेशान किया वाइफ को, तो क्या 34 वहां ऑटोमेटिकली जिनके खिलाफ कंप्लेंट करी गई है सर, जिनके खिलाफ हो सकता है सिर्फ वो पति हो सकता है सिर्फ सास हो सकता है सिर्फ फादर इन लॉ हो। अगर 2-3 लोग एक साथ हैं और आप कहना चाहते हो कि इन सब लोगों ने मिलकर किया है, हाँ 34 लग जाएगा, मगर प्रूव करो कि कॉमन था। अपने आप से नहीं हो जाएगा कुछ भी, आपको फिर भी ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से कि इन्होंने जब ऐसा किया तो देयर वाज कॉमन इंटेंशन, इन्होंने जानबूझ के किया, इन लोगों की प्लानिंग थी कि इसको परेशान करते हैं ताकि ये घर से बाहर निकल जाए या हमारे लिए डाउरी लेके आए। ऐसा होना चाहिए। 498 अगर किसी के मतलब स्टोरी इज कि प्रीमेडिटेटेड होना चाहिए और शेयर्ड होना चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए सब लोगों के बीच में चीज। जैसे हर्ष कह रहा है 498 प्रीमेडिटेटेड भी होनी चाहिए ना, प्रीमेडिटेटेड भी होनी चाहिए। हाँ जी, प्रीमेडिटेटेड होनी चाहिए। माने प्रीमेडिटेटेड का मतलब क्या है, जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ है उससे पहले हुई होनी चाहिए। वही है, आप अगर अगर बोल रहे हो कॉमन इंटेंशन का, तो उसमें दो कंडीशंस यू शुड
इंश्योर कि ये कंडक्ट में आ रही है, तो प्री मेडिटेटेड और शेयर्ड। राइट, नहीं यही सर, जजमेंट से नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं अभी एक हस्बैंड साइड को डिफेंड कर रहा था। एक सेकंड हर्ष, सिर्फ एक मिनट, एक ये अच्छा पॉइंट सर ने बोला, जो जो प्री मेडिटेटेड बोला गया ना, दैट मींस जिस पॉइंट पे ऑफेंस हुआ उससे पहले की होनी चाहिए, है ना। तो जैसे हमने जो एक अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, कि आपने और मैंने, हम दोनों को कुछ कलप थी अलग अलग रीजंस की वजह से, और हमने सुलक्षणा जी को मार दिया था, है ना। अब ये करने के बाद अगर हम दोनों साथ में बैठे और चाय पिए खूनी हाथों से, और फिर वहां चाय पीते हुए हम दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, अच्छा तूने इसलिए मारा, अच्छा मैंने हाँ इसलिए मारा, चल यार बढ़िया किया, बढ़िया है, हाथ मिला लिया दोनों ने, तो ये प्री मेडिटेशन या प्री अरेंजमेंट नहीं है, ये तो पोस्ट हो गई। तो गुड पॉइंट रेज्ड कि आप, दिस ऑलवेज हैज टू बी प्रायर इन टाइम, इट कैन नॉट बी लेटर, ठीक है। तो एक चीज, ये चीज ध्यान रखना। हाँ हर्ष आप बता रहे थे, एंड हर्ष जो आपने पूछा 498A वाला, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस, क्योंकि एक तो वहां प्रिजम्पशन लगती है, 113A भी लगता है ना वहां पे जी, एविडेंस एक्ट का, तो एक तो प्रिजम्पशन लगती है कि मान लिया जाएगा कि आपने जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है, अगर आप ये दिखा दो कि इस टाइम पे ऐसे अपराध हुआ है एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ इन लोगों ने ही किया है। मगर किन लोगों ने किया है, वो है जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। अगर लड़की ने कंप्लेंट करी है सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ, तो जबरदस्ती 34 नहीं लगेगा। अगर 2 बंदे हैं तो हाँ 34 लग सकता है कि इन दोनों ने। और सर 304B के अंदर, 304B के अंदर वहां तो पार्टी है ही नहीं, वहां क्या करेंगे हम? नहीं, उसके अंदर भी क्यों नहीं है पार्टी वहां पे? जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैसे कोई डाउरी टाइप का कोई आता है, जैसे वहां पे तो है ही नहीं कोई, अब मैं पूछ रहा हूँ कि कंप्लेंट करने वाला, हाँ, उसने उसने बस खाली वो मर गई, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जितने भी रिलेटिव्स थे सबके ऊपर हुआ, जो भी था, या दूर से भी कोई कनेक्शन में था वो भी आएगा, तो यहाँ पर 34 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इम्पोज हो जाएगी। कोई तो कंप्लेंट करेगा ही ना, लड़की मर गई तो क्या हुआ, उसके फादर ने जैसे कंप्लेन करी, फिर हाँ, हाँ तो कोई ना कोई गार्जियन आगे करेगा, वो सबके नाम फिर लेगा। उस 34 को हम कैसे टैकल करेंगे सर वहां पर? यार क्योंकि वहां तो सारे के सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। वो नहीं, सारे नहीं आ जाते, वो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट सेक्शन नहीं आ जाते। आप जिन लोगों को कंप्लेंट में डाला जाएगा वही लोग आएंगे, और उनके बीच में फिर अगली पार्टी ऑब्वियसली डिफेंस में बोलेगी सर हमारे बीच में कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, ये तो हम तो अलग, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ना। हो सकता है आप अलग रहते हो अपनी फैमिली से, और माँ बाप जो है वो अलग रहते हैं, सबके ऊपर केस बन रहा है, तो माइट नॉट बी अ 34 का केस, बिकॉज 34 ओनली कम्स इन व्हेन यू हैव अ शेयर्ड कॉमन इंटेंशन। Maybe the father-in-law and the mother-in-law have visited once or twice, but they have not done anything in conscient with the husband. तो वहां पे 34 नहीं लग पाएगा ना। एक आध अगर सिचुएशन हुई, क्या पता इनके बीच में प्रीमेडिटेशन हुई थी या नहीं हुई थी, या तो आप ये दिखाओ कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी, इन्होंने बात करी हो, बेटा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम घर आएंगे ऐसा कर देंगे, या तो वो दिखाओ, नहीं तो ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सर, हाँ आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो वो यही तो इन्होंने बोला ना कि जब तक नेसेसरीली डिड्यूसेबल ना हो तब तक नहीं लगेगा। अगर एक ही घर में रहते हैं और दिखाई दे रहा है कि हाँ इन सब ने मिलजुल के ही किया है, डिग्गी में भर के ले गए उसके बाद मार दिया, कई बार इन लोगों के बीच में लड़ाइयां भी हुई हैं, कई बार सास ने भी मारा है, कई बार पति ने भी मारा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, हो सकता है 34 लग जाए उसके ऊपर। बट अगेन यू हैव टू प्रूव इट, क्योंकि डिफेंस तो बोलेगा ही सर 34 क्यों लगा रहे हो, जो किया है इसने किया है, ठीक है। नेसेसरीली डिड्यूसेबल नहीं है, डिफेंस अपनी तरफ से तो बोलेगा ही बोलेगा कि सर नहीं लगना चाहिए। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि मैजिस्ट्रेट उसे कैसे देखता है, पुलिस उसे किस तरह से रखती है, क्या क्या एविडेंस आते हैं, क्या क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस लाए जाते हैं, ऑल दैट स्टफ। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, definitely a question of fact which you have to prove with the help of facts, right? ये हुआ। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखी हैं। पहली चीज तो हमने इसके अंदर देख ली स्टोरी, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखना कि ये प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है। जो एग्जाम देने वाले बच्चे कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये प्रिवी काउंसिल ने दिया था या सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी डेट जो है वो 1946-45 दिखती है, तो हम तब सोचते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट आ गया था या नहीं आया था, क्या हुआ था, हमें नहीं पता होता। तो एक चीज तो ये प्रिवी काउंसिल का मुकदमा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैंने क्या बताया था, कहां से हमें पता चलता है कि स्टेट का क्या नाम लिया जाएगा, किस टाइटल में यूनियन ऑफ इंडिया होगा या स्टेट होगा? 300 आर्टिकल 379 ऑफ सीपीसी, ये 2 जगहों पे तो हमें दिखता ही है, ठीक है। सो 79 में इतना क्लियर नहीं, 300 में ज्यादा, 300 रुपये 79 में भी बहुत क्लियर है सर, एक बार पढ़ो, ठीक है। सो उसके बाद कई बार पूछ लेते हैं कि इसके अंदर बेंच कौन बैठी थी और उसके अंदर ऑथर कौन थे, क्योंकि देयर वाज एन इंडियन जज, तो जस्टिस नायर जो थे इसके अंदर इंडियन जज थे, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी कहानी हम लोगों को पता ही है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इन लोगों ने क्या क्या चीजों को आंसर किया है, इसके अंदर क्वेश्चंस कौन से आंसर किया, आई एम पुटिंग इट एज अ रिवीजन टू ऑल ऑफ यू। सो एक क्वेश्चन तो इन्होंने हमें ये बताया कि गुलाम कासिम ने जब शाउट करा हेल्प के लिए, गुलाम कासिम की जो शाउट फॉर हेल्प थी, क्या उस टाइम पे ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन बनती है या नहीं बनती है? तो ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन की बात करी गई है एक तो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज बात करी गई है इंटरसेप्शन पे अगर बनी थी या नहीं बनी थी, अगेन दिस इज ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन वाली बात। फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है कि कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को समझाया गया है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज समझाई है, विच इज कि कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल वर्सेस कॉमन
इंटेंशंस ऑफ ऑल एंड इंटेंशन कॉमन टू ऑल, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताया गया, ठीक है। एंड पैरा 9 एंड पैरा 15 ऑफ द जजमेंट आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर प्री प्लान कुछ नहीं था, इंटेंशन ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। सो आई होप कि ये केस सब लोगों को कुछ हद तक क्लियर हो गया है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। है भी। ये जो आपने बोला कॉमन इंटेंशंस एंड इंटेंशन कॉमन टू ऑल, उसमें अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जब हमें इसके अंदर जो प्रूव करने को बोला गया ना, वो बोला गया है कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। एंड क्या प्रूव करने को नहीं बोला गया है कि आपको ये एक तो कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल नहीं दिखाना है। इंटेंशंस माने जब इंटेंशंस वो बोल रहा था उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी इंटेंशन, अलग अलग इंटेंशन है सबकी। बेसिकली वो आपको यही बोल रहे हैं कि हमें इंडिविजुअल का दिमाग नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि सब लोगों का दिमाग एक साथ एक चीज पे चल रहा है, मतलब शेयर्ड था, शेयर्ड होना चाहिए, बस दैट्स इट, दैट इज ऑल दे वांट टू शेफ आउट फ्रॉम ऑल अदर पॉसिबिलिटीज दैट माइट कम टू वंस माइंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन इंटेंशन। तो वो छोटे छोटे वर्ड को चेंज करके इंटेंशन की जगह इंटेंशंस हो गया, और वकील साहब इसको यूज करने लगे सर कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल या इंटेंशन कॉमन टू ऑल, ये चीजें नहीं। अच्छा ये कंफ्यूजन हुआ है वकीलों के यूज करने से वर्ड। हाँ ऑब्वियसली ना, डिफेंस में आके बंदा ऐसी ऐसी चीजें बोलता ही है ना कि सर इसका कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल या कॉमन इंटेंट ऑल, या प्रोसिक्यूशन कह रही होगी सर कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल, सब लोगों की सेम चीज थी। तभी तो उन्हें समझाना पड़ा कि नहीं, हमें कॉमन इंटेंशंस ऑफ ऑल नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबकी अलग अलग होगी, उसको हम सेम इंटेंशन कह सकते हैं कि भाई सेम इंटेंशन थी अपने दोस्त को बचाने की, मगर क्या वो शेयर्ड थी, दोनों का दिमाग क्या एक साथ एक सुर में चल रहा था? अगर वो चल रहा था तो वो कॉमन इंटेंशन बनेगी, नहीं तो इट ओनली रिमेन्स सेम इंटेंशन। सेम काम तो आपने किया मगर दिमाग एक साथ नहीं चला। The biggest lesson for me out of this entire discussion is when we talk of common intention, two conditions have to be satisfied. One is premeditated and shared intention, है ना? Right. है ना? राइट सर, बिल्कुल। एनीबडी एल्स? देखो ये पैरा नंबर 13 है पैरा नंबर 13 में इन्होंने बोला है, तो 9, 13 एंड 15 ये तीन पैरास बहुत इंपॉर्टेंट है। महबूब शाह के कभी भी आगे जाके आपको पढ़ना पड़े तो 9, 13 और 15 पढ़ लोगे तो आपको पूरी कहानी उसकी जो भी इसके अंदर सार है लॉ का वो समझ आ जाएगा। इट सेज इन 1870 इट वाज अमेंडेड बाय द इंसर्शन ऑफ वर्ड्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल आफ्टर द वर्ड पर्सन एंड बिफोर द वर्ड्स ईच। यहाँ पे इन्होंने ये चीज डाली, so as to make the object of the section clear. Section 34 lays down a principle of joint liability in doing a criminal act. The section does not say common intentions of all. ये common intentions नहीं कह रहा है। Nor does it say an intention common to all. एक intention है जो सबकी common है, हम सब एक ही intention से आए हैं। भैया हमें चाहिए कि वो intention आप लोगों के बीच में shared होनी चाहिए। It should be common intention of all of you, not an intention which is common to everybody. सबकी हाँ same intention है, वो same intention हो जाएगा। Under the section, the essence of liability is to be found in the existence of common intention animating the accused, leading to the doing of a criminal act in furtherance of intention. ये अजीब सा सेंटेंस क्या बोल रहा है? कहता है under this section, the essence of the liability is found in the existence of common intention. आप लोगों के बीच में common intention है, और उस common intention के तहत एनिमेटिंग का मतलब क्या, एक बंदा ट्रिगर हो जाता है जिस चीज से। आप लोगों के बीच में कॉमन इंटेंशन थी एंड दैट कॉमन इंटेंशन एनिमेटेड वन ऑफ द अक्यूज्ड लीडिंग टू अ क्रिमिनल एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। आप लोगों की एक इंटेंशन थी, उसकी फर्दरेंस में एक बंदा ट्रिगर होता है और वो कुछ काम कर देता है, और उस चीज की लायबिलिटी सब पे पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि इस बंदे की अकेली कोई इंटेंशन नहीं थी, सेम इंटेंशन नहीं थी आप लोगों की कॉमन थी। आप सब लोग यही चाहते थे, सब लोग सोच के आए थे कि हम यही करेंगे। बरेंद्र कुमार घोष में भी यही हुआ था ना। बरेंद्र कुमार ये बोल सकता था सर मेरी इंटेंशन तो इनके जैसी थी नहीं सर, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा होना चाहता था और बस बाहर देखना चाहता था कि कोई आए या ना आए। नहीं, उनमें से आप गोली तो एक ही आदमी ने चलाई, हमने माना। He was the one who was animated, but he was animated because of what? He was animated because of the common intention of you all. And because there was common intention between you all, सबको एक दूसरे की नॉलेज पता थी कि हमें यही करना है, लूटना है उसको, तो फिर आप ये बोल के नहीं बच सकते कि सर मैं तो कुछ और कर रहा था, मेरी इंटेंशन कुछ और थी और मैंने तो वो मेन काम किया ही नहीं है जो इसने किया है, तो इसको पकड़ो से। तो आप वो नहीं कह सकते। तो क्या बोलता है? टू इन्वोक द एड ऑफ सेक्शन 34 सक्सेसफुली it must be shown that criminal act complained against was done by one of the accused person in furtherance of common intention of all. आपको ये दिखाना है कि furtherance of common intention of all होना चाहिए। If this is shown, then the liability for the crime may be imposed on any one of the persons in the same manner as if the act was done by him alone. This being the principle, it is clear to the lordship that the common intention within the meaning of the section implies a pre-arranged plan. जैसा कि टंडन सर ने बोला कि आपको क्या दिखाना है? pre-arranged plan दिखाना जरूरी है। pre-arranged plan plus common intention. And to convict the accused of an offense applying the section, it should be proved that the criminal act was done in concert pursuant to the pre-arranged plan. pre-arranged plan से पहले आपका कंसर्ट था, आप लोग एक चीज पे एक तरह से मान रहे थे कि हाँ यही करना है। बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंसस एड आइडम, सेम थिंग इन द सेम सेंस।
सब लोगों का कंसर्ट था उस चीज पे. As has been often observed, it is difficult, if not possible, to prove direct evidence to prove the intention of an individual. एक बंदे की इंटेंशन प्रूव करना बहुत मुश्किल है. In the most cases, it has to be inferred from his act or conduct. जो हर्ष ने पूछा कि सर कैसे प्रूव करेंगे, तो it has to be inferred from his act or conduct or other relevant circumstances of the case. That is how you bring about common intention of everybody. तो सारी चीजें आप लोगों के सारे आंसर, सारे क्वेश्चन जो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, वो सेक्शन 13, 9 और 15 के अंदर फिट आ जाती है. हर चीज का आंसर मिल जाता है आपको. राइट? कहानी साफ एकदम. Anybody with any doubts now? Any clarifications? Any other thing to talk about? चलो, सो अपना 9:15 हो चुके हैं. छोटा ही लेक्चर था आज, ज्यादा बड़ा था नहीं. एंड अगले वाले में हम देखने की कोशिश करेंगे कि अब 35, 36, 37 क्या बोलते हैं, उनको हम एक साथ देखेंगे. उस पर ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, पनिशमेंट्स की तरफ चलेंगे. ठीक है? Should we close it here? चलो. Thank you so much. Have a great evening, whatever is left of it, and a great week. See you.